Hey guys, this is JP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन गाइस। ये एसटी नंबर 49 है और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी एसटी सॉल्व की है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिएगा ताकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम ना हो, जो ज़रूरी बातें हैं आपके कानों तक पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Here question number 1 is select the most appropriate option to fill in the blank, यानी कि फिलर का है क्वेश्चन। The government will soon dash the scheme of free ration at the door for the people living below poverty line। तो यहाँ पर जो बात की गई है किसी न किसी स्कीम के बारे में बात कही गई है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ टू बी योर राइट आंसर, इम्प्लीमेंट विच मीन्स टू एग्जीक्यूट समथिंग। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, तो एग्जीक्यूट करना। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। इम्प्लीमेंट करना, चीज़ें स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि लागू की जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं, एग्जीक्यूट की जाती हैं, उसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। परफॉर्म जानते हुए परफॉर्म यहाँ पर नहीं होगा, प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं होगा, फुलफिल भी यहाँ पर नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा? फर्स्ट का बी होगा। इजी है, आज की एसटी भी बहुत इजी है, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन फिल इन द ब्लैंक है। आई डोंट नो डैश यू वुड लाइक माई सजेशन। मैं नहीं जानता हूँ कि आप मेरे सजेशन पसंद करेंगे, बट द डैश इज़ बैड, यू शुडंट गो आउट एट दिस टाइम ऑफ द नाइट। इस रात्रि के इस समय अब आपको बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि क्या ख़राब है। तो यहाँ पर हमें एक वेदर है, एक हम ना होमोफोन्स होते हैं, सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, इनमें से थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छा स्कोर इनमें कर जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का सी हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में मुझे वेदर चाहिए, विच मीन्स चॉइस। चॉइस रिप्रेजेंटिंग वर्ड जो कि हमारा वेदर होगा, WHETHER, विच मीन्स क्या होता है? चॉइस, है ना। चॉइस एक्सप्रेस कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेदर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और दूसरा वाला जो वेदर है ये मौसम होता है, मौसम, WEATHER, है ना, वेदर, जैसे IMD बोलते हैं ना, तो मौसम होता है, जो सीजन जिसे बोलते हो आप। सो सेकंड नंबर जो हम सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सेकंड का, वेदर और वेदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारे पास एरर डिटेक्शन है। सेलेक्ट द सेंटेंस पार्ट विच हैज़ एन एरर इन स्पेलिंग। ओके, स्पेलिंग में एरर डिटेक्ट करना है। सो लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस, ध्यान दीजिएगा, डिस्कस ट्रांसिटिव वर्ब है, सो सीधे अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। बट यहाँ पर जो हमने वर्ड लिख रखा है बैलेंस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन तो है बट गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया है। इसका सही वर्जन जो होता है BALANCE होता है। यहाँ पर जो ई लिख रहा है ये गलत है, इसको सही से स्पेलिंग क्या करेंगे? सही से स्पेल करेंगे, BALANCE। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन नंबर का बी हो जाएगा, बैलेंस। बहुत इजी है सेंटेंस आज का, बहुत इजी एसटी है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली, है ना, बोल सकते हो, करेक्ट हो, उसे बोलते हैं। सो अंजू टेक्स, अंजू थर्ड पर्सन आपका पता है ना, थर्ड पर्सन है, और इसके साथ जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में। अंजू टेक्स हर डॉग, ठीक है, फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग, यानी हर सुबह अपना डॉग वो वॉक के लिए ले जाती है। सो सेंटेंस नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। फोर्थ का ए हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि ये सब सेंटेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सेकंड ऑप्शन है सेंटेंस ही नहीं है। सेंटेंस होता क्या है तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ प्रॉपर वे, या फिर आप बोल सकते हो कि शब्दों का ऐसा समूह जिसकी अपनी एक मीनिंग हो, है ना, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। सो सेंटेंस की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए कि सेंटेंस होते क्या है। सो मीनिंगफुल, या आप बोल सकते हो ना, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना, शब्दों का सही से अरेंजमेंट किया जाए, फ्रेजेस का सही से अरेंजमेंट किया जाए, जिनका एक वो अच्छा मीनिंग हो, ओरिजिनल मीनिंग हो, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। सारे वर्ड सेंटेंस नहीं, सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अरेंजमेंट हो लेकिन अच्छे से हो, सही तरीके से हो, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। मीनिंगफुल हो कुल मिला के, उसे सेंटेंस बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हमें एरर डिटेक्ट करना था। सेलेक्ट दी पार्ट, ओके। द म्यूजियम वॉज बिल्ट इन, देखो सेंटेंस समझेंगे। द म्यूजियम हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज पैसिव इसमें, बिल्ट थर्ड फॉर्म। अब जब भी हमारे पास ये, अब आपको पता है ना म्यूजियम नॉन डूअर है, और नॉन डूअर होता है तो अगर वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है तो वो पैसिव होती है, पैसिव सही लिखा है। द म्यूजियम वॉज बिल्ट, म्यूजियम सिंगुलर है तो वॉज सही, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म बिल्ट सही। इन 1972 ईयर के लिए प्रपोजिशन इन आती है, यहाँ तक भी सही। ऑल दो कंट्रास्ट दिखा रहा है, ऑल दो जो है वो कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट होता है, जैसे ऑल दो हो गया, इवन दो हो गया, दो हो गया, इन्हें हम कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट बोलते हैं।
सो ऑल दो यद्यपि द चीफ्स होम, जो चीफ का होम था, एंड स्टोर द म्यूजियम्स मेन अट्रैक्शन, जिनके बारे में बात कही गई है कि ये म्यूजियम के मेन अट्रैक्शंस हैं, रिमेन्ड क्लोज्ड, बंद रहे, बिकॉज फॉर देयर फ्रेजिलिटी या बिकॉज ऑफ देयर फ्रेजिलिटी। सो बिकॉज ऑफ होना चाहिए था ना, कई कारण। सो बिकॉज ऑफ, ध्यान से समझेंगे, बिकॉज ऑफ। यहाँ पर थोड़ा सा और एक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, जैसे बिकॉज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन होगा, और बिकॉज ऑफ जो होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन होगा। सेम गोज विथ दो, ऑल दो, इवन दो जो है वो कंजंक्शन है, और इसी का इक्विवेलेंट प्रपोजिशन जो होता है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ होते हैं। ऐसे ही हमारे पास अनलेस जो कि कंजंक्शन होता है, इसका प्रपोजिशन विदाउट होता है। ऐसे ही हमारे पास इन केस जो है, जो कि कंजंक्शन होता है, और इन केस ऑफ इसका प्रपोजिशन होता है। ये डिफरेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है कंजंक्शन के बाद, इन कंजंक्शन के बाद क्लॉज आती है, और जो मैंने प्रपोजिशन बताया है इनके बाद फ्रेज आती है। सो समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो सिंपल सा सेंटेंस था। यहाँ पर क्या एरर थी? सो यहाँ पर एरर है हमारे पास, बिकॉज फॉर ना होकर बिकॉज ऑफ हो जाएगा, जो कि हमें प्रपोजिशनल फ्रेज चाहिए। सो बिकॉज ऑफ है ना, बिकॉज ऑफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में लिखा है हमारे पास अगेन फिलर है, और ये जंबल टाइप का नहीं है, थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। यहाँ पर वेलकरो एरप्शन के बारे में बात कही गई है। सो यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला ये। सो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले में आएगा इरप्शन, दूसरे में आएगा अनर्थ। अनर्थ का मतलब जानते हो ना क्या होता है? उजागर करना, किसी चीज़ को रिवील करना, उसे बोलते हैं अनर्थ करना, ठीक है। सेलेस्टियल जानते ही हो, मोल्टन जानते हो, आपको पता ना, मोल्टन जो है एडजेक्टिव फॉर्म होती है मेल्ट की से, तो मोल्टन यहाँ पर लगाएंगे। कोगुलेटेड मतलब होता है जम जाना, फ्रीज हो जाना, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आप मैच कर सकते हो। ह्यूज रिवर ऑफ मोल्टन रॉक्स, ठीक है, मोल्टन रॉक्स का था, और इसके बाद लास्ट में लिखा है कि जो बाहर निकलता है लावा वो जम जाता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोगुलेटेड हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, बहुत ईजी है, इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एज बोथ अ नॉवलिस्ट एंड एन यूनिवर्सिटी लेक्चरर, आपने नाउन में पढ़ रखा होगा कि अगर कोई दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन के लिए लगते हैं तो एडजेक्टिव पहले वाले पहले आर्टिकल लगता है, बाद वाले के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। यानी यहाँ पर नॉवलिस्ट और यूनिवर्सिटी लेक्चरर जो बात कही गई है वो सी के ही बारे में बात कही गई है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एरर करिएगा 7 नंबर में, जो बी वाले ऑप्शन में है हमारे पास एन, इस आप एन को हटा देंगे तो ये दोनों जो नाउन है वो किसी एक ही प्रोनाउन के हो जाएंगे, सही हो जाएगा। एज अ नॉवलिस्ट एंड यूनिवर्सिटी लेक्चरर, यानी कि जो नॉवलिस्ट है वही यूनिवर्सिटी लेक्चरर है, ये सी है, और सी के ही दोनों ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिर क्या करेंगे? पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा देंगे, बाद वाले आर्टिकल नहीं लगाए के ये उड़ा देंगे। लेकिन अगर ये दोनों की अलग अलग बात करता तो दोनों के लिए अलग अलग आप आर्टिकल लगा सकते हो। सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। इस केस में जैसे मैं कहूँ कि द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अलग है, मैनेजर अलग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वही मैनेजर है, कोई एक ही हो जाएगा। तो आपने कॉन्सेप्ट वहीं से डिराइव किया गया है कि अगर किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए जब दो एडजेक्टिव का यूज करते हैं या फिर दो एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं तो पहले वाले के पहले आर्टिकल लगाते हैं, बाद वाले के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये एन उड़ा दो, सिंपली यूनिवर्सिटी लेक्चरर रखो, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली देयर विल बी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा, क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब है और सीधे इसके बाद नाउन नहीं आ सकता है ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई वर्ब चाहिए। अच्छा, दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो यहाँ पर ये विल भी नहीं होगा। अगर हम करते तो वुड कर सकते थे, पास्ट विल का इक्विवेलेंट वुड होता है पास्ट में। लेकिन यहाँ पर जो बेटर वर्ब है मेरे हिसाब से तो वो वॉज होना चाहिए, ठीक है, देयर वॉज, है ना, देयर वॉज अ हैवी डाउन पार, ये सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यहाँ पर विल की जगह पर आप वॉज कर दो, ठीक है। अगर विल रखना भी चाह रहे हो तो विल का वुड होना चाहिए और वुड के बाद बी होना चाहिए, क्योंकि वुड बी करे तो सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में हमें पता करना है कि क्या लिखा है, ईडियम। इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब क्या होता है? जो आपके आसपास हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाना। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ओवरवेल्म्ड विद
बाई वॉट इज़ हैपनिंग इन द मोमेंट, है ना, उस क्षण जो कुछ हो रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाना, ओवरवेल्म बोलते हो उसी को। सो ऑप्शन नंबर 9 का सेकंड हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10D, 10 का देखते हैं। और ये चूँकि मैं ST पहले भी पढ़ चुका हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा आंसर पता भी है, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप लोग जो है ना वो पहली बार आप कर रहे होंगे तो थोड़ा सा पॉज ले लेकर आप क्वेश्चन करिएगा, और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, है ना। चलिए 10 नंबर, इसमें हमें पैसिव बताना है, और पैसिव किसका है, वी है। पैसिव एक्टिव जानते हुए उसमें आपको दो बातें याद रखनी होती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और टाइम टेंस चेंज नहीं करते हैं, बस ये याद रखिएगा। नरेशन की तरह इसमें टाइम टेंस चेंज नहीं होता है। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द डिपार्टमेंट ओवर द लास्ट ईयर, यहाँ पर ऑप्शन है, और इसमें एक आंसर जो हमारा हो जाएगा, वी हैव रिकॉग्नाइज द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट उठा लीजिए तो डिपार्टमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। सॉरी हम पढ़ क्या रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं, रीऑर्गेनाइज्ड है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर रीऑर्गेनाइज्ड है। वी हैव रीऑर्गेनाइज्ड द डिपार्टमेंट ओवर द लास्ट ईयर, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डिपार्टमेंट हैज़ बिन रीऑर्गेनाइज्ड ओवर द लास्ट ईयर, सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में फाइंड करना है हमें, जम्बल्ड क्वेश्चन दे रखा है और A से F तक मुझे अरेंज करने हैं, ये बात याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। पहले में बात की गई यहाँ पर, नेचर राइटिंग इज़ नॉन फिक्शन और फिक्शन, प्रोज और पोएट्री अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी डी में कहा गया है। इसके बाद ई में कहा गया है कि दीज इंक्लूड नेचुरल स्ट्रीस, एसेज, पोएट्री, एसेज ऑफ सॉलिट्यूड और escape, है ना, एज वेल एज ट्रेवल एंड एडवेंचर राइटिंग, ये सब बात की गई है। सो यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेचर राइटिंग एनकॉम्पासेस अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स, यस। डी के बाद देखो ए आएगा, सो डी विल बी आर इनिशिएटिंग सब सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस डी ऑप्शन है वो हमारा इनिशिएटिंग, जो इनिशिएट करने वाला पॉइंट होगा, और ये स्टैंड एलोन सेंटेंस कहा जाता है। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पूरे के पूरे पैसेज को इंट्रोड्यूस करेगा, उसी को हम स्टैंड एलोन सेंटेंस बोलते हैं, और वही हमारा सेंटेंस का इनिशिएटिंग पॉइंट होता है, यानी वही सेंटेंस हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। सो डी विल बी आर इनिशिएटिंग पॉइंट, जो डी है वो हमारा इनिशिएटिंग पॉइंट होगा, ये सेंटेंस को बिगिन करेगा। सो डी के बाद अब कौन सा वर्ड आएगा, सो डी के बाद कह रहा है नेचर राइटिंग इज नॉन फिक्शन और फिक्शन, प्रोज और पोएट्री अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट, और इसी के बारे में बात कही कि ये चीज़ किससे मिलकर बनी है, अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स, बहुत ज़्यादा वर्क्स से मिलकर बनी है ना, कई सारे वर्क्स का मतलब यहाँ पर है लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं उनके बारे में बात कही गई है। सो डी के बाद हम ए का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा ऑप्शन में देख लेते हैं कि डी के बाद ए है, यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा जब भी हो तब आप हमेशा ऑप्शन चूज किया करिए, क्योंकि जंबल्ड क्वेश्चन आप जब भी ऑप्शन की मदद से करेंगे थोड़ा सा पेयर बनाकर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर डी के बाद ए, सो डी के बाद ए एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा DAF। अब आप चाहो तो मैच कर लो थोड़ा सा एक बार फिर से, DAFEBC, है ना, ध्यान रखेंगे DAF, इसके बाद EBC, ये आना चाहिए, है ना। तो अब आगे देख लेंगे, इसमें डी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और इसके बाद क्या, डी के बाद एफ हमने पढ़ लिया, दीज वर्क्स, हाँ, और उन्हीं वर्क्स के बारे में बात कही गई यहाँ पर, बिल्कुल सही है। सो ए के बाद एफ हो जाएगा, इजी तो है, मैच कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, सिंपल सा तरीका मैं बता दिया हूँ। जंबल आप जब भी करें तो एक स्टैंड एलोन सेंटेंस ढूंढें, और वो स्टैंड एलोन सेंटेंस जो होगा उसमें किसी न किसी पॉइंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जब हम किसी न किसी पॉइंट के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम कोई ना कोई नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इस टाइप की चीज़ों को यूज कर रहे होते हैं, या फिर वहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट लिखा होता है, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, इस टाइप से। सो वहाँ पर आपको वो हिंट मिल जाती है, और उसके बाद आप पेयर बनाया करिए कि कौन सा पॉइंट इसके बाद आ सकता है, और किस पॉइंट में इस चीज़ को एलेबोरेट किया गया है, या कौन सा पॉइंट इसके साथ रेलेवेंट है, पर्टिनेंट है, इस चीज़ से रिलेटेड है, वही उसका पेयर बन जाएगा। और जिस ऑप्शन में वो दोनों साथ में हो, जैसे भी पेयर बना है वैसे ही वो आंसर हो जाएगा। सो ऐसे आप टाइम अपना बचा सकते हो, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप मास्टर बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में अगेन हमारा जंबल्ड है, ये भी बहुत आसान है क्योंकि पेपर बहुत ही सरल बन गया है। सो यहाँ पर 12 में देखा है कि देखो, अब 12 में जहाँ पर लिखा है सम मॉड्यूल्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो ए से तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि सम मॉड्यूल्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, इसका मतलब यहाँ पर पहले कोई ना कोई सम मोल्स
प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, यहाँ पर किसी न किसी मोल्ड्स के बारे में पहले भी बात कर गई है, इसका मतलब पहले भी बात की गई है, तो यहाँ पर ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर सी तो खत्म हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो सी बी सी से बचा है, यानी 2 सी से बचे हैं और 1 बी से बचा है। अब यहाँ पर आप सब चेक कर लेते हैं, जब सी से 2 है तो सी वाला प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई, सी से देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एंड सम आर यूज़फुल इन मेकिंग कर्ड, और कुछ उसमें से यूज़फुल होते हैं जो कर्ड को बनाते हैं, जैसे माइक्रोबैसिलस। सो इस टाइप के जो माइक्रो नहीं, सो लैक्टोबैसिलस जो आपने देखा होगा ना, लैक्टोबैसिलस, ये इस टाइप के कर्ड में यूज करते हैं। सो चीज़ एंड ब्रेड, सो सी इज़ गोइंग टू इनिशिएट आवर टॉपिक, सी स्टार्ट करेगा हमारे टॉपिक को। अब सी के बाद क्या हो जाएगा, सम आर हार्मफुल, अच्छा कुछ यूज़फुल हैं और कुछ हार्मफुल हैं, बिल्कुल, तो सी के बाद बी आ जाएगा, सी के बाद बी। अब सी के बाद बी किस में है, सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। सो यहाँ पर क्या होगा, डी, सी बी ए डी, बिल्कुल ईजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें नो एरर बताना है, हमें एरर बताना है, लिखा है कि एरर इन स्पेलिंग, ओके, स्पेलिंग में बताइए, ये तो बड़ा आसान है, स्पेलिंग के ढूंढने के लिए तो बहुत आसान होता है। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अवेयर के साथ ऑफ लगाते हैं, वी अवेयर के साथ भी ऑफ लगाते हैं, बहुत सारे वर्ड है जिनके साथ ऑफ लगाते हैं, कॉन्फिडेंट ऑफ, अवेयर ऑफ, वी अवेयर ऑफ, है ना, इस टाइप में, एक्विटेड ऑफ, इस टाइप से वर्ड लगाते हैं। सो पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पर वर्ड जो लिखा पोटेंशियल, ये भले ही प्रोनाउंसिएशन में सही है बट स्पेल्ट गलत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सही से स्पेल्ट कैसे किया जाएगा, POTENTIAL होता है, यहाँ पर TIAL होता है, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी है और एडजेक्टिव भी होता है। सो यहाँ पर पोटेंशियल की स्पेलिंग गलत है और ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लास्ट वीकेंड रानी एंड हर हस्बैंड भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड सा सम माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया, तो क्या हो जाए, लास्ट, जब भी देखो सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट सैटरडे, लास्ट मंडे, है ना, कुछ भी लास्ट आ जाए या फिर एगो आ जाए तो वो हमारा टाइम पास्ट का हो जाता है, और जब टाइम पास्ट का होता है तो टाइम टेंस पास्ट भी होता है, क्योंकि टाइम डिसाइड द टेंस। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, विजिटेड। सो विजिटेड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखो बी में लिखा है वर्ब विजिटेड, पैसिव नहीं, हमें एक्टिव चाहिए, सो यहाँ पर वर्ब विजिटेड नहीं होगा, सी विजिटेड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बाकी सारे ऑप्शन इरेलेवेंट है। 15 में लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, अगेन इंडिया अब्सटेंड, अब आपको पता है अब्सटेंड हो गया, रिफ्रेन हो गया, इनके साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्रॉम। सो सिंपल से यहाँ पर अब्सटेंड रिफ्रेन के साथ क्या लगाते हो, फ्रॉम लगाते हो, सो फ्रॉम इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इंडिया अब्सटेंड फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, यहाँ पर वोटिंग लिखा है सही पर। 16 नंबर लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक, इडियम बताना है मुझे। द बॉय वाज फ्राइटन, लड़का डर गया था। व्हेन ही सा, जब उसने देखा। फेरोसियस लुकिंग मैन, एक खूंखार तरीके से लुकिंग मैन, है ना, फेरोसियस बहुत ही भयावह दिख रहा था आदमी। कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आते हुए। एंड, अब जाहिर सी बात है वो भाग गया होगा, और भाग जाने का यहाँ पर इडियम कौन है, टेक टू वंस हील, यहाँ पर टुक टू हिज हील, यानी पास्ट में हम यूज कर लेंगे इसे, और इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब क्या है, रन अवे, भाग जाना। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। टेक हिम टू टास्क, यानी टुक समवन टू टास्क मतलब होता है किसी को डांटना, टेक टू है ना, बोलते हैं टेक समवन टू टास्क, किसी को डांटना होता है। पिक अ क्वारल और किक अप अ रो, दोनों का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर भी फिलर का है, द लेबरर्स हार्ड सिंस मॉर्निंग, जब भी सिंस मॉर्निंग आ जाए, टाइम आ जाए, टाइम के साथ आ जाए तो सेंटेंस आ तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही होते हैं। सो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस है, सिंपल से आप लगा दो। द लेबरर्स हैव बीन वर्किंग, लेबरर्स प्लूरल है इसलिए हैव बीन सही हो जाएगा, हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग टू फिनिश दिस वॉल टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। 18 नंबर हमें फाइंड करना है यहाँ पर सिनोनिम ग्रेगेरियस का। ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, जिसे आप बोलते हो एफेबल, है ना, जो मिलनसार होते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि ह्यूमन इज़ अ ग्रेगेरियस एनिमल, सो एफेबल हो, सोशिएबल हो, उसे हम बोलते हैं ग्रेगेरियस। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सोशिएबल मतलब मिलनसार जो हो, है ना, जो सोसाइटी में उठे बैठे, उसे बोलते हैं मिलनसार। सो ग्रेगेरियस मीन्स होता है क्या, मिलनसार। एफेबल, एक वर्ड आपने सुन रखा होगा ना, एफेबल,
सो यहाँ पर एमिएबल बोल सकते हो, एफेबल बोल सकते हो ना, इस सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एमिएबल भी बहुत अच्छा वर्ड है। एफेबल एक बार चेक कर लीजिएगा, एमिएबल इसका आंसर होता है, और बहुत अच्छा, जो कि सोशेबल भी है। सो यहाँ पर और भी वर्ड है, जैसे आपने एक वर्ड सुन रखा होगा कंपेनियनेबल, है ना। सबसे पहले कंपेनियन एबल, है ना, कंपेनियनेबल सब टाइम आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास और भी वर्ड होते हैं। सो एमिएबल भी उसमें से एक है, वो भी चेक कर लीजिएगा, ये भी सही होता है। सो ग्रेगेरियस मीन्स होता है सोशेबल, है ना, जो मिलनसार होते हैं। रिजर्व जानते हो ना, बहुत ही आप बोल सकते हो इंट्रोवर्ट और रिजर्व लगभग एक ही होते हैं। हॉस्टाइल होता है इसका ठीक उल्टा, मतलब जो झगड़ालू हो उसे हॉस्टाइल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन ईडियम है माई पेरेंट एंड आई डू नॉट रिगार्डिंग माई लव फॉर म्यूजिक। ओके, सो यहाँ पर एग्री करने का सेंस है, और जब भी एग्री करने का सेंस है तो इस केस में ईडियम जो होगा वो सी आई टू आई होता है, आप सभी को पता है, इजी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, सी आई टू आई। पास द बक का मतलब होता है अपनी गलती दूसरों के सर मढ़ना होता है। हेड द रूप मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। रेज एन आईब्रो का भी मतलब होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, लेकिन इसका मतलब होता है ना सरप्राइज वे में, या फिर बोल सकते हो ना टू कॉज सरप्राइज और शॉक, उसे बोलते हैं रेज एन आईब्रो, है ना। सो ऑप्शन नंबर ये डी होता है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी आई टू आई मतलब क्या होता है, एग्री होना। आगे बढ़ते हैं, ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है, सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। ट्रैंक्विल बोलते नहीं, इसी से ट्रैंक्विलाइजर बना है, सो शांत होता है। पीसफुल इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नर्वस मीन्स होता है उदास टाइप का, है ना, और स्टॉर्मी तूफानी होता है। एक्साइटेड इसका, स्टॉर्मी और एक्साइटेड ट्रैंक्विल के एंटोनिम हो जाएंगे, और स्टॉर्मी और एक्साइटेड एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में हमें फिल इन द ब्लैंक अगेन फिर करना है, यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पर। अच्छा, सो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो हमारे पास हो जाएगा अकरेंस, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी होना चाहिए, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी। सो आंसर नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 21 का ए, अकरेंस, ओ डबल सी यू, गलत बात, डबल आर होना चाहिए ना यहाँ पर, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी होता है ना, अकरेंस। सो ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 21 का डी हो जाएगा। ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी, अकरेंस, समथिंग दैट हैपेंस, उसे अकरेंस बोलते हैं। 22 में हमें फाइंड करना है एंटोनिम कंसेंट का। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, आम सहमति जैसे बोलते हो। अकॉर्ड, है ना, ए डबल सी ओ आर डी, अकॉर्ड हो सकता है। असेंट हो सकता है, ए डबल एस ई एन टी, असेंट हो सकता है। अप्रूवल हो सकता है, सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हाँ, और हमें इसका एंटोनिम बताना है। सो इंटरवीन का मतलब जानते ही हो, इंटरवीन का मतलब होता है ना जैसे बीच में आना, इंटरप्ट करना, उसे बोलते हैं इंटरवीन करना। सो इंटरवीन तो यहाँ पर नहीं होगा। हलुसिनेशन भ्रम होता है, ये भी नहीं होगा। इंटरडिक्ट हो जाएगा। इंटरडिक्ट मतलब होता है ना बेसिकली प्रोहिबिट करना, रोकना। सो कंसेंट का ठीक उल्टा इंटरडिक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनिशिएट मतलब जानते हो स्टार्ट करना, ये नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी, 22 का डी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में हमें फाइंड करना है, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक अगेन, हाउ मेनी पीपल यू कैन यू फिट इन योर कार। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन योर कार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में हमें बताना है सब्सटीट्यूट, और सब्सटीट्यूट क्या है किसके लिए, द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट, है ना, टू द जनरल पब्लिक, लोगों के सामान्य लोगों की बात करें, जनरल लोगों की बात करें तो विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर, मसीहा, ठीक है, क्रूसेडर में मसीहा। फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट, नहीं ऑन, क्रिटिक ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड इथिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैटर की प्रिपरेशन ऑन होती है, सो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। बाकी तो सब सही है। फॉर यहाँ पर सही है, तो फॉर सही है, ऑन लास्ट में होना चाहिए। फॉर सही है, ऑन लास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर फॉर है और यहाँ पर ऑन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बी, यहाँ पर फॉर है, यहाँ ऑन है, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें सेंटेंस बताना, सॉरी करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस बताना है। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें सही है। डेफिनेटली की स्पेलिंग से DEFINITELY सही होता है। अटेंड दी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग सही है। बाकी ऑप्शन बी में डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत हो गई है, बी में, सी में भी डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत हो गई है, और डी में भी डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 25 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में हम फाइंड करना ईडियम टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, मतलब होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज, है ना,
टू एक्सेप्ट द चैलेंज हो जाएगा, और टू एक्सेप्ट अ चैलेंज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज गोइंग टू बी राइट आंसर। टू एक्सेप्ट चैलेंज, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बाकी ऑप्शन देख सकते हो। ट्वेंटी सेवन का आंसर बताना है। 27 में फिल इन द ब्लैंक्स बतानी है, और इसमें भी आपको ईडियम ही फिल करना है। यू कैन नॉट डैश बिफोर replicating your success and achievements multiple times, otherwise people will deem your success a stroke of dumb luck। मतलब अब लोग मानेंगे कि आपका जो सक्सेस, आपकी जो सफलता है वो महज एक क्षणिक सफलता है, वो ना मौके का, तुक्के की है। जिसे बोलते हैं ना स्ट्रोक ऑफ डम, बोलते हैं ना स्ट्रोक ऑफ डम लक, यानी कि बस तुक्के की छड़ी, तुक्के की सफलता है। यानी कहना सेंटेंस ये चाह रहा है कि अगर आप अपनी जो सफलता जो आपको मिली है, अगर आप उस पर संतुष्ट हो जाते हो, है ना, उससे आप बोल सकते हो ना सेटिस्फाइड हो जाते हो, कॉम्प्लासेंट हो जाते हो उससे, तो लोग यही मानेंगे कि आपकी जो सफलता है वो तुक्के वाली थी, और इसके बाद आप आगे आप यहाँ से नहीं बढ़ पा रहे हो, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। आपको अपने लॉरेल्स पर रेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी जो आपने अचीवमेंट्स की प्राप्त की है उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, कंटेंट मतलब होता नहीं, कॉम्प्लासेंट नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लासेंट या सेटिस्फाइड का मतलब यहाँ पर ये मीनिंग है आत्मसंतुष्ट। अगर आप अपनी सफलताओं पर आत्मसंतुष्ट हो जाओगे और वहीं पर रुक जाओगे, तो लोग यही मानेंगे कि जो आपका सफलता, जो आपकी सफलता मिली है वो महज एक लक थी, है ना, तुक्का था। सो ये सेंटेंस मीनिंग कहना चाह रहा है। सो यहाँ पर ये हमारा बेटर ऑप्शन हो जाएगा, रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। सो रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है अपनी सफलता पर नाज करना, या फिर नाज करना तो ठीक है, अपनी सफलता पर बोलते नहीं आत्मसंतुष्ट हो जाना वहीं पर, उससे से आगे नहीं बढ़ना, उसे बोलते हैं रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स या रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। सो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टू, इसका मीनिंग समझ लीजिएगा। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, इसका मतलब होता है ना कि टू बी सेटिस्फाइड और कॉम्प्लासेंट विथ व्हाट यू हैव अचीव्ड, उसे बोलते हैं। और सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू बी अनडिसाइडेड, किसी का पक्ष ना लेना, है ना, किसी के पक्ष में ना आना, ना इधर ना उधर, है ना, उसे बोलते हैं टू बी सिट ऑन द फेंस। कट टू द चेज का मतलब होता है कम टू द पॉइंट, खास खास मुद्दों की बात करना, इधर उधर की बातें ना करना, उसे कट टू द चेज बोलते हैं। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है आप एक आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट तो प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन वो जस्ट फॉर आर्गूमेंट है ना, उसे बोलते हैं प्ले डेविल्स एडवोकेट। यानी कि प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गूमेंट जस्ट फॉर आर्गूमेंट, है ना, आर्गूमेंट के लिए काउंटर आर्गूमेंट प्रेजेंट करना, उसे बोलते हैं प्ले डेविल्स एडवोकेट। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एंटोनिम फाइंड करना, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब कुछ ऐसा जिसे टाला ना जा सके, अवश्यंभावी बोलते हो, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसे हम बोलते हैं इनएविटेबल। सो इनएविटेबल का एंटोनिम हमें फाइंड करना है, यानी जिसे टाला जा सके, सो अवॉइडेबल हो जाएगा, आंसर नंबर सी। बाकी इनएक्सरेबल इसका ठीक सिनोनिम हो जाएगा। इनएविटेबल और इनएक्सरेबल एक ठीक सिनोनिम है। क्लियर जानते ही हो, कॉन्फिडेंट जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 देख लिया। 29 में सेलेक्ट दी स्पेल्ट, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना हमें, और करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें कौन सा लिखा है, सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ट, यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ट नेसेसिटी है, सभी को पता है नेसेसिटी की स्पेलिंग क्या होती है, NECESSITY होता है ना, सिंगल SC इसमें होता है, इसमें डबल SC लिख रखा है, ये गलत है। बाकी नॉलेजेबल की स्पेलिंग सही है। हायरार्की की स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछी गई, हायरार्की जिसे बोलते हैं ना, और परसिवरेंस भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है। यहाँ पर ई लगा देते हैं और यहाँ पर इसकी स्पेलिंग इधर उधर कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। सो ये दोनों सही है, नॉलेजेबल सही है और हायरार्की भी सही है, परसिवरेंस भी सही है, पर नेसेसिटी जो है वो गलत थी, और नेसेसिटी हमें यहाँ पर बताना था क्योंकि इनकरेक्टली हमें बताना था। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेसेसिटी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। होमोफोन यूज करना है। द डैश ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की सेंट होती है ना, और सेंट की स्पेलिंग क्या होती है, SCENT होती है, सेंट, है ना, SCENT। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो सेंट लिखा है, ये सेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, सेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सेंट, ये हो जाएगा, है ना। और जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सेंट, ये आपने ईडीएम सुन रखा होगा, सेंट परसेंट, है ना, सेंट परसेंट। सेंट परसेंट का मतलब होता है 100%, ठीक है, 100%, 100% जैसे बोलते हो आप, उसे सेंट परसेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा है वो सेंट है, जानते हो ऋषि मुनि होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में हमें जंबल है, जंबल का आंसर बहुत ही ईजी है, छोटा सा है जंबल, और इसका आंसर आप लगा भी सकते हो, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ।
बी से स्टार्ट करिए, है ना। द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड व्हाट, कुडंट फाइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बी के बाद ई आएगा। हर स्पेक्टेकल्स, अपने स्पेक्टेकल्स नहीं मिले उसको, क्यों नहीं मिले, क्योंकि बिकॉज सी हैड, अब शी हैड व्हाट, सी हैड, ई के बाद डी, प्लेस्ड, क्योंकि उसने प्लेस कर दिया था, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी ई डी ए सी, ऑप्शन नंबर बी, बी ई डी ए सी, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी है। 30 सेकेंड में भी हमारे पास जंबल है, और जंबल में इसमें भी हमको बताना है। स्टार्ट करो किससे, पीपल कम फ्रॉम डाइवर्जेंट फैमिलीज, नेशंस, फेस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड एथनिसिटीज़, ये तो नहीं होगा, इससे तो नहीं स्टार्ट हो रहा है। देयर बिलीव्स, लोगों की बिलीफ, यानी बी से भी नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन हमने यूज कर लिया है। बी से स्टार्ट भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। सी से रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइडियाल से भी नहीं होगा। डी से स्टार्ट करो, रिस्पेक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अमंग द डाइवर्स मेंबर्स ऑफ एनी। ओके, सो डी स्टार्ट करेगा। डी स्टार्ट करेगा तो कौन कौन से ऑप्शन है, एक ऑप्शन है डी, डी ए बी सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डी ए बी सी, बिल्कुल सी इजी है, डी ए बी सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 से हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट आप पढ़िए, बहुत ही आसान है। लिसनिंग स्टार्ट्स विथ हेयरिंग, लिसनिंग जो स्टार्ट होती है हेयरिंग से स्टार्ट होती है, बट गोज वो उससे परे जाती है, यानी उससे और भी आगे निकल जाती है। सो यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। आगे डैश, हेयरिंग इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हेयरिंग की बात करें, इज़ नेसेसरी, जरूरी है, बट इज़ नॉट सफिशियंट। डैश है ना, ये सफिशियंट नहीं है, एनफ नहीं है फॉर लिसनिंग, लिसनिंग के लिए। लिसनिंग इन्वॉल्व्स, लिसनिंग क्या क्या इन्वॉल्व करती है, हेयरिंग, है ना। लिसनिंग इन्वॉल्व्स हेयरिंग, हेयरिंग इन्वॉल्व करती है, ठीक है। लिसनिंग इन्वॉल्व्स हेयरिंग विथ अटेंशन। लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट कंसंट्रेशन वाइल लिसनिंग वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें, लिसनिंग हैज़ टू डू विद द ईयर्स, लिसनिंग का उतनी कानों से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना होता है। विद द आइज़, और आंखों के साथ, एंड द माइंड, और माइंड के साथ। लिसनिंग इज़ टू बी अंडरस्टूड एज द टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हेयरिंग विथ अटेंशन, ओके, बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली एन प्रोसेस। ये आपका सिंपल सा क्लोज टेस्ट था, एक बार ऐसे पढ़ जाना और फिर फिल करना कोशिश करना। सो आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो बियॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि लिसनिंग हेयरिंग ही नहीं, और आगे उससे भी बड़ी चीज़ है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सी बियॉन्ड हो जाएगा। 34 में हमारे पास यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा, 34 में जो है वो कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन की बात कही गई है। 35 में कॉल्स फॉर, डिमांड करना होता है, कॉल्स फॉर हो जाएगी। और 36 में हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो एज वेल एज हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 37 में जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो आपका इंटरैक्टिव हो जाएगा, ओके, इंटरैक्टिव, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला हो जाएगा। 38 का हमें बताना है एंटोनिम, अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, और अडॉप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। सो एंटोनिम बताना हमें अडॉप्ट हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अबेंडन का मतलब क्या होता है, रिलिंक्विश कर देना, डिजर्ट कर देना, ना, DESERT, डिजर्ट कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। डिसओन करना, रिनाउंस करना, है ना, बोलते नहीं उसे। सो यहाँ पर आंसर हमें एंटोनिम बताना है, तो अडॉप्ट हो जाएगा। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रैंडोमाइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग रैंडम। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना। सरेंडर मतलब घुटने टेक देना। सो इसके साथ ही हम लोगों ने ST सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा आराम से सॉल्व किया, इसलिए लंबी हो गई है, जल्दी स्पीड बढ़ा के देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ST के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।